सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का स्वागत है मित्रों, आप सभी का डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। और हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास की चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में आपके साथ चर्चा किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय की पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था और देखे थे कि ढेर सारे जो सम्मेलन लाए गए थे और अंततः सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पश्चात सैन फ्रांसिस्को जो घोषणा जारी की जाती है, उसी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हो जाती है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मित्रों, ये पूरी क्लास आप देख रहे हैं देवप्रयागम आईएएस पर डीबी पांडे के साथ। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर चर्चा करना है तो उसके पहले आपको जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको जान लेना होगा, क्योंकि उसके आधार पर क्या है, भारत की विदेश नीति, भारत के वैदेशिक संबंध सब निर्धारित होते हैं। इसीलिए हमने अपने इस करंट अफेयर्स की क्लास के बेसिक के अंतर्गत, फाउंडेशन के अंतर्गत, जिससे आपका एक करंट अफेयर्स इंटरनेशनल जो आपके रिलेशंस हैं उसका जो बेसिक हो आपका स्ट्रांग होता रहे। इसीलिए हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस पर चर्चा कर देते हैं। ये अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप प्रीलिम्स और मेंस जो भी आपके रहेंगे सभी कुछ आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी आपकी बहुत अच्छी क्लास यहाँ से हो सकती है। तो सारी चीजें आप यहाँ से बेसिक से होंगी। सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं और आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर भी इस क्लास को देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आप इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको करंट अफेयर्स कितना आसान लगेगा, आप स्वयं इस क्लास का अनुभव करके देख लेंगे। ये देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हुआ क्या कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंतर्गत 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया और हस्ताक्षर करने के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। और अंततः एक और देश पोलैंड ने भी बाद में आकर के हस्ताक्षर कर दिया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आ गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की उपज था। हम लोगों ने अध्ययन किया था कि प्रथम विश्व युद्ध की उपज के रूप में क्या था, जो है लीग ऑफ नेशन था, राष्ट्र संघ था। वही द्वितीय विश्व युद्ध की उपज के रूप में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। एक बार प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संस्था को युद्ध के बालक की संज्ञा दी जाती है? तो युद्ध के बालक अगर आता है तो आप सबसे पहले, अगर लीग ऑफ नेशन होता तो आप लीग ऑफ नेशन को टिक करेंगे, ठीक है। अगर लीग ऑफ नेशन नहीं है तो आप यूएनओ को टिक करेंगे। दोनों क्या है, उसी की एक तरीके से उपज है, ठीक है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय की पृष्ठभूमि में भी क्या था कि अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश मिलजुल करके कार्य करें, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर सब लोग इकट्ठा होते रहें जहां पर आपसी विवादों का जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से समाधान सुनिश्चित कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल संसार भर में ऐसा ना हुआ है ना होगा। लेकिन फिर भी ये संस्था कमोबेश, अगर कहा जाए तो कमोबेश कहीं ना कहीं अपनी भूमिकाओं के निर्वाह में काफी हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सफल जरूर रही है। फिलहाल आते हैं, देखते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने यहाँ से जुड़े बहुत ढेर सारे फैक्ट्स पर हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्लास आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस सहित सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ आप पॉलिटिकल साइंस की अगर कहीं क्लास अगर आप देखते हैं, जैसे पीजीटी वगैरह में है, तो वहाँ के लिए भी ये क्लास आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही रामबाण है जितना आप यहाँ पर है। इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। 100% क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी, ठीक है। तो वहां से पूछ जाते हैं। बाकी आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए तो रामबाण है ही। देखिए, आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना से संबंधित अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपके उसमें आता है, ठीक है। एक तो आप देखते हैं कि 26 जून 1945 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 26 जून 1945 ये वो था जहां पर सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था कि 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था। 50 सदस्य देश हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है। 50 सदस्य देशों के हस्ताक्षर से होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर
फिर क्या होता है, बीच में एक देश और आ जाता है, और फिर आपका आ जाता है 24 अक्टूबर 1945 का दिन आ जाता है। 24 अक्टूबर 1945 का दिन आ जाता है। और अब क्या होता है, इस दिन कुल 51 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। 51 सदस्य देश हस्ताक्षर करते हैं, और यूएनओ अस्तित्व में आ जाता है। यूएनओ का गठन हो गया। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या कहा जाता है, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में जाना जाता है। यूएन दिवस के रूप में जाना जाता है। और आप जानते हैं कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में भी और बड़ी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और इसी दिन से क्या हो जाता है, यूएन का चार्टर लागू हो जाता है। ठीक है। और इसी दिन से चार्टर लागू हो जाता है, जो यूएन चार्टर था। तो सभी जो ये 51 देश थे, इनको सबको संस्थापक देश कहा जाता है। इनको सभी को यूएन का संस्थापक देश कहा जाता है। और भले ही उस समय ब्रिटिश दासता के अधीन थे, भारत पर ब्रिटिश शासन था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपने स्वतंत्र सदस्यों की हैसियत से इसमें भाग लिया था। स्वतंत्र देश के रूप में भाग लिया था, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से भाग लिया था। ठीक है। और संस्थापक सदस्य भारत भी क्या है, इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। भारत भी इसका संस्थापक देश रहा है। मतलब इन्हीं 51 देशों में से भारत भी क्या था, इसका एक संस्थापक सदस्य था। ठीक है। और अगर आप देखें तो भारत के ए रामास्वामी मुदालियर जो थे, इसमें प्रतिनिधित्व किए थे भारत का। ए रामास्वामी मुदालियर जो है इसमें शामिल हुए थे, और ये एक सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। लेकिन इनके दो सहयोगी भी थे वहां पर, इनके दो सहयोगी भी थे। ठीक है। और एक सहयोगी थे फिरोज खान थे, वो बीटी कृष्णामाचारी थे। फिरोज खान और बीटी कृष्णामाचारी, और बीटी कृष्णामाचारी, ये इनके दो सहयोगी थे। समझ लीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ कई चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, और ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के दौरान किसने किया था? ए रामास्वामी मुदालियर, जरूर ध्यान रखिएगा। सदस्य थे, भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, और इनके सहयोगी के रूप में भी दो सदस्य थे। एक थे फिरोज खान थे, और दूसरे थे कौन, बीटी कृष्णामाचारी थे। बीटी कृष्णामाचारी और फिरोज खान जो है सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल थे, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर हो गया? यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जब स्थापित हो गया, तो स्थापित होने के साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को, आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में आ जाती है, जिसके ऊपर अब पूरे संसार की जिम्मेदारी होती है, पूरे संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। सभी सदस्य देशों की संप्रभुताओं को अखंडित बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था की है। ठीक है। ये होती है स्थापना का प्रावधान। उसके बाद आप देखिए, अब इसका क्या होता है, इसका चार्टर लागू हो जाता है। यूएन चार्टर, यूएन का संविधान जिसको आप कहते हैं,
एक बार कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, यूएन चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो यूएन चार्टर, जिसको यूएन का संविधान भी कहते हैं, ये कब लागू होता है? 24 अक्टूबर, हमने यहाँ पर बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो जाता है, और लागू होने के साथ ही ये संस्था क्या है, अस्तित्व में आ जाती है। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक इसकी क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, एक इसकी प्रस्तावना है, इसमें क्या क्या है, एक प्रस्तावना है, इसमें कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, एक जो इसकी प्रस्तावना है उद्देशिका जिसको आप कहते हैं, इसके अलावा इसमें 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद है। इसमें कुल क्या है, 19 अध्याय हैं, 19 अध्याय है और 111 इसमें अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो जाता है, और इस संस्था को, इस वैश्विक संस्था को अब मान्यता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा, इसका चार्टर लागू हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए कि इसमें इसके प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है। जब ये लागू कर दिया गया तो फिर इसका एक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया जाता है, इसका एक राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया जाता है। तो आप यूएन का ध्वज भी कहेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, यूएन का ध्वज कहेंगे इसको आप। ठीक है, अब यूएन ध्वज की क्या क्या विशेषता है, इसको आपको जानना होगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 7 दिसंबर, दो डेट इसकी हैं, एक तो है 7 दिसंबर 1946 को, एक तो ये डेट है, इसका चार्टर जो है, इसका चार्टर तैयार हुआ था, रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, लेकिन उसी दिन इसका लागू नहीं किया गया, बल्कि महासभा द्वारा इसे 20 अक्टूबर 1947 को लागू किया गया। ठीक है, 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1947 को यूएन महासभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, 20 अक्टूबर 1947 को यूएन महासभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई, तो एक बड़ी बात थी, एक बड़ी उपलब्धि थी इसकी। ठीक है, 20 अक्टूबर 1947। ठीक है, अब स्वीकार तो हो गई, अब इसमें क्या है, इसमें है क्या, इसमें है विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र दिया गया है। ठीक है, और विश्व के मानचित्र में उत्तरी ध्रुव को केंद्र में रखा गया है। उत्तरी ध्रुव को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर जैतून वृक्ष की 2 पत्तियां रखी गई हैं। ठीक है, और मानचित्र में 6 गोले हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, सॉरी 5 गोले हैं मानचित्र में, 5 गोलों को, 5 सर्किल को लाया गया है, और ये 5 सर्किल जो है
ये पांचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मानचित्र 5 गोलों को लाया गया है, 5 गोले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद फिर देखें तो जैतून वृक्ष की 2 शाखाएं इसमें शामिल हैं। जैतून वृक्ष की जैतून वृक्ष की 2 शाखाओं को जैतून वृक्ष की 2 शाखाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो क्या किए हैं, तो उसको ढके हुए हैं, और एक इसकी प्रतीक है, ये शांति की प्रतीक है। जैतून वृक्ष की शाखाओं को किसका प्रतीक माना गया है, शांति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये शांति के प्रतीक है। ठीक है, और 60 डिग्री दक्षिणी देशांतर पर ये झुका हुआ है। ठीक है, देखो तो 60 डिग्री दक्षिणी देशांतर की ओर है। और सफेद कलर, इसका रंग क्या है, सफेद है। ठीक है, ये जो तो ये है आपका यूएन महासभा द्वारा स्वीकार किया गया ये प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के बारे में ये सारी जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक, हमें लगता है कि डाउट सारे क्लियर होंगे। और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यहाँ से कोई गलत ना होने पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ पर आ जाइए, एक बार इसकी बात करें। ये पूरा आपका हो गया, ये है आपका टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग देख रहे हैं, इसकी स्थापना के बारे में 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य देशों के हस्ताक्षर से ये अस्तित्व में आ जाता है। इसलिए 24 अक्टूबर को ईवन दिवस के रूप में जाना जाता है। इसी दिन ईवन का चार्टर लागू कर दिया गया था। और इन सभी 51 देशों को संस्थापक सदस्य कहा जाता है, जिसमें भारत भी संस्थापक सदस्य था। ए रामास्वामी मुदालियर इसके मुख्य प्रतिनिधिकर्ता थे, जिसके भारत का प्रतिनिधित्व थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य जो उनके सहयोगी थे वो फिरोज खान थे और बीटी कृष्णामाचारी थे। यानी कुल मिलाकर के अगर पूछा जाता है तो 3 सदस्यों ने भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें शामिल हुए थे। ईवन चार्टर का यानी ईवन चार्टर यानी ईवन का संविधान जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो जाता है, इसमें एक प्रस्तावना होती है, 19 अध्याय होते हैं और 111 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, ध्वज है, जो 7 दिसंबर 1946 को तैयार हो गया था, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को ये जो है ईवन महासभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। इसी दिन से लागू हो गया। ठीक है, इसे अंगीकृत कर लिया गया। और इसमें क्या है, विश्व का मानचित्र है, उत्तरी ध्रुव को केंद्र में रखा गया है। मानचित्र में 5 गोलों को 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधिकर्ता के रूप में दिखाया गया। जैतून वृक्ष की 2 शाखाएं हैं जो शांति की प्रतीक है, 60 डिग्री दक्षिणी देशांतर तो झुका हुआ और रंग इसका सफेद है। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक अब आ जाते हैं भाषाएं। कई बार पूछा गया है कि इसकी भाषाओं की हम बात करें, भाषाओं की अगर हम बात करें तो ईवन महासभा की स्थापना के काल से, जब इसकी स्थापना होगी तभी से 5 आधिकारिक भाषाएं थी। 5 आधिकारिक मूल भाषाएं थी। अगर हम देखें तो 5 आधिकारिक मूल भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन छठी भाषा के रूप में अरबी को भी इसमें 1973 में शामिल किया जाता है। ठीक है, 6वीं भाषा के रूप में 1973 को अरबी को शामिल किया जाता है। अरबी जो है छठी भाषा हो जाती है। ठीक है, 5 जो है आधिकारिक मूल भाषाएं थी। और इस तरीके से अगर आप देखें तो इसकी मूल भाषा क्या है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है,
स्पेनिश है, फिर रूसी है, ठीक है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ठीक है, रूसी है और फिर चीनी है। इसको आप मैंड्रिन भी कहते हैं, मंदारिन भी कहते हैं, मंदारिन या मैंड्रिन भाषा भी कहते हैं आप इसे। और छठी भाषा के रूप में 1973 से कौन सी होगी? अरबी हो गई। और अब भारत की बारी आती है, क्या भारत को छठी भाषा के रूप में, सातवीं भाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए? जरूर किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सातवीं भाषा के रूप में इसको, हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है आज तेजी से लोकप्रिय हो रही भाषा है। विश्व भर में इस भाषा को मान्यता भी प्रदान की जा रही है। और भाषा, हालांकि इसके लिए भी नकारात्मक पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल 140 करोड़ भारतीयों की जब हम बात करते हैं, विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश की बात करते हैं, तो अगर 50% तो नहीं, लेकिन लगभग 45 से 46% या 48% की अगर बात करें, तो लगभग जो है 70 करोड़ लोग जो है, 70 करोड़ के आसपास या 60 करोड़ के आसपास तो हिंदी भाषी हैं ही, ठीक है, जो हिंदी भाषा बोलते हैं, तो शामिल किया जाना चाहिए। तो चीनी हो गई, अरबी हो गई, रूसी हो गई, स्पेनिशी हो गई, भाषाएं हो गई, ठीक है। अब मूल भाषा के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक संगठन है, संघ है, और एक तरीके से ये क्या कर रहा है? ये विश्व का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहां से आपके प्रश्न, आपसे बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान चार्टर कब लागू होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं, इतना अध्ययन हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, अगर हम सदस्य देशों की बात करें, तो सदस्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। जब हम यूएन के सदस्यता की बात करते हैं, दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं आरंभिक सदस्य होते हैं, या मूल सदस्य या संस्थापक सदस्य होते हैं। संस्थापक सदस्य होंगे, संस्थापक सदस्य होंगे, और फिर पश्चातवर्ती सदस्य होंगे जो बाद में आए हैं, पश्चातवर्ती सदस्य होंगे। तो ये कुल थे, ये कुल 51 सदस्य थे। इसमें से भारत भी रहा है, और इसी में से आप देखते हैं जो स्थायी सदस्य जो थे इसी में से रहते हैं। इसी 51 सदस्य में से 5 जो है इसके स्थायी सदस्य रहे हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और पश्चातवर्ती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब कुल मिलाकर के इसमें कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल मिलाकर के देखें तो कुल कितने हैं, 193 सदस्य हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है। मतलब संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है। और ये सदस्यता कैसे मिलती है, सदस्यता कैसे मिलती है? देखिए, सदस्यता के मिलने के लिए क्या होता है कि सुरक्षा परिषद जो है इसको स्वीकृत करती है। सुरक्षा परिषद आगे बताएंगे क्या होती है। सुरक्षा परिषद से स्वीकृति देती है या अनुमोदित करती है, और आम सभा द्वारा इसे शामिल किया जाता है। या आप यहाँ लिख दे कि सुरक्षा परिषद इसे जो है प्रस्तावित करती है,
और आम सभा द्वारा इसे मान्यता दी जाती है। तो ग्रहण करने का तो प्रावधान है, लेकिन हटाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हटाने के लिए यहाँ लोग स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, अपनी सदस्यता छोड़ सकते हैं। कोई भी सदस्य देश जब भी चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है स्वेच्छा से छोड़ सकता है। हालांकि एक बार सबसे पहले 1973 में चीन की जो सदस्यता थी विचित्र थी। चीन की सदस्यता की आप बात करें तो चीन की जो सदस्यता थी, चीन एक था राष्ट्रवादी चीन और एक जनवादी चीन। तो राष्ट्रवादी चीन और एक जनवादी चीन। जनवादी चीन का मतलब है जब लोकतांत्रिक, यहाँ ये क्या था, एक लोकतांत्रिक देश था, और ये जो है ये होता है क्या, कम्युनिस्ट होता है, माओवादी, माओवाद वहां आता है और यहाँ क्रांति हो जाती है और इसे माओ से तुंग का यहाँ शासन हो जाता है। और ये लोग भाग करके कहाँ चले जाते हैं, द्वीप पर चले जाते हैं। और वो द्वीप क्या था, इसको आप फार्मोसा द्वीप कहते हैं, ताइवान कहते हैं। फार्मोसा द्वीप या जिसको आज ताइवान कहा जाता है। तो ये कब था, 1945 से लेकर के 1973 तक यही राष्ट्रवादी चीन ही क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य था। बाद में जब क्रांति हो जाती है तो 1973 में इसे मान्यता दे दी जाती है, इसे मान्यता दी गई। और आज यही विवाद चल रहा है। ताइवान अपने आप को चीन का प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में मानता है। ताइवान को एक ताइवान के रूप में मान्यता दी जाने की बात कही गई थी, लेकिन ताइवान ने कहा कि नहीं, हम चीन के रूप में मान्यता लेंगे, और आज तक उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये स्थिति है। और इस समय ये क्या है, एक पावरफुल के रूप में एक स्थायी सदस्य बना हुआ है। ठीक है, और इस स्थिति में ठीक है, ये है चीन की स्थिति। और भारत आज तक जो है स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। तो भारत आगे आएंगे, जब चर्चा करेंगे, जब सुरक्षा परिषद पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे भारत को सदस्यता, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता इस रूप में देखी जाती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। और अब हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पर आएंगे। यूएनओ के अंग कौन कौन है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके चार्टर पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसके अंगों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास है, इसको जरूर तैयार रखिएगा। इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ से बेहतरीन तरीके से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग फिर आगे लगातार किए हुए इस क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं।